आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे इसका उपयोग हम अवकलन तथा समाकलन दोनों में करेंगे। नाम है इसका प्रतिलोमी वृत्तीय फलन। सबसे पहले हमने त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में किया हुआ है। त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन है, हमें पता है कि साइन का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर उत्तर जो आता है वो -1 से +1 के मध्य उपस्थित होता है हमेशा। अर्थात साइन 0 का मान आपने पढ़ा हुआ है 0 होता है। साइन 30 का मान निकालते हैं तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान निकालते हैं 1/√2 होता है। साइन 60 का मान निकालते हैं √3/2 होता है। और साइन 90 का मान निकालें तो 1 होता है। कुछ इसी प्रकार से अगर हम साइन 180 का मान निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। साइन अगर हम 150 का मान निकालेंगे 1/2 आएगा। साइन 135 का मान निकालेंगे 1/√2 आएगा। साइन 120 का मान निकालेंगे √3/2 आएगा। और साइन 90 का मान 1 है हमारे पास। इस प्रकार से मान प्राप्त होते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं उनमें साइन में कोण दिए हुए थे और उनके सापेक्ष हमारे पास मान प्राप्त हो रहे थे। लेकिन जो पहला हमने चैप्टर किया फलन के बारे में, उसमें हमने ये किया था कि किसी भी फलन का प्रतिलोमी तभी संभव है जब वह अकेकी और अछातक हो। अकेकी का मतलब था सिर्फ एक का संबंध एक से बने, दो का संबंध एक से ना बने। लेकिन अगर यहां जांच करें हम, साइन 30 का मान भी हाफ है और साइन 150 का मान भी हाफ है। इसका मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री का संबंध केवल हाफ से आ रहा है, दो का संबंध एक से बन रहा है। ये फलन अकेकी नहीं रहा और न ही ये हमारे पास अछातक जरूर बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले से इसको -1 से +1 में परिभाषित कर रखा है। इससे बड़े मान और इससे छोटे मान, यानी -1 से छोटा और +1 से बड़ा मान लिया ही नहीं हमने, तो अछातकता की तो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ये अकेकी की शर्त को लागू नहीं करता है। उस स्थिति में यह फलन प्रतिलोमी नहीं बन सकता। हम प्रतिलोमी वृत्तीय फलन में इन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम करेंगे और प्रतिलोम बनाने के लिए हमें ये आवश्यक है कि दिया गया फलन अकेकी और अछातक हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्राफीय विधि से भी अकेकी अछातक देखा जा सकता है। इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं, मान लो sin x का ग्राफ बना लिया हमने, नॉर्मल sin x का ग्राफ बनाएं तो ये x y x 0 पर 0 होता है, बाद में लगातार ये 180 पर होगा, यहाँ बीच में 90 आएगा। इसके बाद में फिर क्योंकि 180 से 360 के बीच में ये ऋणात्मक रहता है, यहाँ पे जो मान आएगा वो -270 पर होगा और इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। ये मान प्राप्त होते रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे भी चेक करें, अगर पीछे की ओर बनाएं इसमें, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हमारे पास -180 पर होगा, ये हमारे पास -90 पर होगा और ये 0 है। हम देखें तो कोई भी x एक्स के समांतर रेखा खींच के देख लीजिए आप। अगर x एक्स के समांतर खींची गई रेखा उस वक्र को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो वो अकेकी नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे रेखा खींच लूं, ये देखिए 2 बिंदुओं पर काट रही है इस वक्र को, अकेकी नहीं है। अगर यहाँ पे रेखा खींच लूं मैं x एक्स के समांतर, तो ये 4 बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब अभी भी अकेकी नहीं है। और प्रतिलोम करने के लिए निश्चित है कि अकेकी और अछातक की शर्त को पूरा करना चाहिए। अगर अकेकी अछातक नहीं है तो प्रतिलोमी नहीं निकाला जा सकता। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशंस बना लेते हैं जिससे कि ये अकेकी और अछातक बन जाए।
मैं पहले कह चुका हूं -1 से +1 परिभाषित करके हमने आच्छादितता की जो कंडीशन थी वो पूरी कर दी है, सिर्फ अकेकी की शर्त रही है। और अकेकी की शर्त को पूरा करने के लिए देखिए, अगर मैं यहां से और यहां से इसको काट दूं, ये पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो इस अंतराल में भी हमारे पास क्या रहेगा, ये अकेकी रहेगा। इस अंतराल में भी क्या रहेगा, अकेकी रहेगा। ये अकेकी हमारे पास कंडीशंस को लगातार सेटिस्फाई करता रहेगा, बार बार हमारे पास उपयोग करने पर ये अकेकी फलन को परिभाषित करेगा। अकेकी क्यों रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस अंतराल को लेके चलता हूं तो ये एक ही बार काट देंगे। इस अंतराल में अगर मैं रेखा खींचता हूं x अक्ष के समांतर तो एक बार काट रही है। हमें जब भी प्रतिलोमी वृत्तीय फलन को हल करेंगे तो निश्चित है कि जो ये अंतराल है उसमें प्रथम चतुर्थांश को हमें लेना ही लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश को शामिल करते हुए ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें ये अकेकी बन जाए, वो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट आ रहा है -90 से +90। अर्थात दिया गया फलन साइन जो है वो अगर -90 से +90 के मध्य परिभाषित हो, -1 से +1 में, तो दिया गया फलन जो होगा वो अकेकी भी होगा, आच्छादित भी होगा और प्रतिलोमी ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रतिलोमी ज्ञात कैसे करेंगे, हमने पहले ही बताया था, जब भी प्रतिलोमी निकालते हैं तो जो हमारे पास ये एक तो ये है हमारे पास डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत। सहप्रांत तो प्रांत बन जाता है और प्रांत जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, सहप्रांत में। यानी रिजल्ट जो आएगा वो -90 से +90 के बीच में आएगा। अर्थात ये हमारा एक पार्ट हमें याद रखना है कि जब भी साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे वो -90 से +90 के बीच में ज्ञात करना है। अगर -90 से +90 के बीच में नहीं है तो उस कोण को या उस मान को बदलकर इस रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे हमें साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। माइनस में आ रहा है, कोण जो था वो -90 से +90 के बीच में है, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो भी -90 से +90 आएगा, -π/2 से आएगा। इसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स 1/2 निकालना है, सीधा π/6 लिखेंगे। साइन इनवर्स -√3/2 निकालना है, -π/3 आ जाएगा। साइन इनवर्स √3/2 निकालना है तो π/3 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर कोण जो मान है वो माइनस में है तो कोण माइनस में ले रहे हैं, अगर मान प्लस में है तो कोण प्लस में लेके चलते हैं। तो इससे एक ये और हमारे पास इसी में आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स में अगर -x होगा तो वो -sin इनवर्स x के बराबर आएगा। ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसी में हम cos x को परिभाषित करते हैं। cos x के बारे में भी यही सेम पार्ट, किस तरह से वो एकी और आच्छादित बनेगा वो देखते हैं। हमें cos के बारे में ये पता है कि cos का मान वास्तविक संख्या से -1 और +1 के बीच में आता है। अगर ये वास्तविक संख्या दे देते हैं तो आच्छादित नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले से ही -1 और +1 दे दिया ताकि आच्छादित बन जाए। अब अकेकी बनाना है। हमें पता है कि cos के अंदर cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और cos अगर 330 का मान निकालोगे तो वो भी √3/2 आएगा। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब cos 30 और cos 330 का मान बराबर है, लेकिन 30 और 330 बराबर नहीं है, अर्थात अकेकी नहीं रहा ये। और प्रतिलोम तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वो अकेकी हो। अब अकेकी बनाने के लिए अंतराल कौन सा लें वो परिभाषित उसमें ग्राफ करेगा। ग्राफ बनाएं, cos x का ग्राफ बनाएं तो ये बनता है x
yx x डैश x और y डैश। इसमें 0 पर 1 होता है, ये -1 ले लेते हैं। 90 पर हमारे पास, फिर ये 180 पर और ये 270। यहाँ पर अगर चलें -90 और इस तरह से आगे चलता जाता है। अगर मैं लाइन खींच लूं, ये लाइन समांतर x x के दो बिंदुओं पर काट रहा है, कि नहीं है। ये लाइन x x के समांतर 3 बिंदुओं पर काट रही है, कि नहीं है। अकेकी बनाने के लिए कुछ ऐसा ग्राफ लेके चलना है जिसके मध्य में एक ही बार ये लाइन काटे। अब अगर मैं -90 से +90 में इसको ले लेता हूँ, जैसा कि साइन में लिया था, तो यहाँ पे तो ग्राफ 2 बार कट रहा है, अकेकी नहीं रहेगा, यानी -90 से +90 तो नहीं ले सकते। मैंने कहा था कि प्रथम चतुर्थांश तो लेना ही लेना है। अगर प्रथम चतुर्थांश लेना है तो 0 से 90 तो आ ही आएगा। उसके बाद में ऋणात्मक मान कहाँ तक आ रहा है, 180 तक आ रहा है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम कोण को परिभाषित कर देते हैं या इस मान को ले लेते हैं, तो दिया गया फलन cos x जो है वो हमेशा अकेकी रहेगा। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी कि अकेकी ना बने। इस अंतराल में खाली 0 से लेकर किस तक, 180 तक। इसी प्रकार से अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ से 360 तक, ये 360 डिग्री, यहाँ पे भी ये अकेकी रहेगा 180 से 360 तक, इस अंतराल में भी अकेकी है। और अगर मैं इसको आगे यहाँ पे बढ़ाया था 270 तक लेके चलते हैं, 180 तक माइनस के, तो इस अंतराल में भी ये क्या बन रहा है, अकेकी बन रहा है। अंतराल 3 प्राप्त हो रहे हैं, इसमें भी अकेकी है, -180 से लेकर 0 तक, 0 से 180 के बीच में भी अकेकी रहेगा और 180 से 360 के बीच में भी अकेकी फलन रहेगा। लेकिन मैंने बताया था कि प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन जब भी परिभाषित करेंगे प्रथम चतुर्थांश को लेके चलेंगे। अगर प्रथम चतुर्थांश को लेके चलते हैं तो प्रथम चतुर्थांश तो 0 से 90 होता है, और 0 से 90 होता है तो उसके साथ में 0 से 180 के बीच में अकेकी रहता है। अर्थात cos इनवर्स को अगर हम -0 से 90 180 के बीच में परिभाषित करेंगे तो दिया गया फलन अकेकी फलन होगा। यानी cos जो है 0 से पाई और -1 से +1 के मध्य परिभाषित करेंगे, तभी ये अकेकी और आच्छादक रहेगा। और अगर अकेकी आच्छादक है तो प्रतिलोमी निकाला जा सकता है। प्रतिलोमी सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारे पास प्रांत था वो सह प्रांत में बदल जाता है और सह प्रांत है वो प्रांत में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात cos इनवर्स का जो भी मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में लेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, cos इनवर्स x का मान हमेशा 0 और पाई के बीच में लेके चलेंगे। अब sin इनवर्स में और cos इनवर्स में याद रखना है, sin इनवर्स का मान तो -90 से +90 आएगा, जबकि cos इनवर्स का मान 0 से पाई के बीच में आएगा। अब 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, अगर धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में कोण आएगा, और अगर ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि 90 से 180 के बीच में cos ऋणात्मक होता है। लिखेंगे कैसे उसको, मान लो cos इनवर्स -1/2 आ जाए। हमें पता है 1/2 तो किसका मान होता है, 7 का मान होता है। 7 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। लेकिन माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया है तो 180 में से घटा के लिखेंगे। 180 में से अगर 60 घटा दें तो 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कितना होगा, 2π/2। अब इसको बार बार हम देखें कि दूसरा चतुर्थांश बन रहा है, कितने पर कोण आ रहा है, उसके बाद में उसको घटाएं, कितने में से घटाएंगे, 180 में से। तो उसकी जगह ये सूत्र लिख लेते हैं हम, जिससे आसान हो जाएगा कि cos इनवर्स में -x जब भी आएगा हम उसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे। पाई में से अगर घटा के लिखोगे तो वो जो कोण होगा हमारे पास 0 से पाई के बीच में परिभाषित हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास cos इनवर्स -√3/2 का मान पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। √3/2 π/6 का मान होता है, लघुत्तम लेके हल करोगे 5π/6 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी कंडीशन इसमें ये बन गई कि cos इनवर्स में जब भी माइनस x आएगा हम उसको पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर लिखेंगे। चार सूत्र कर लिए हमने, एक तरह से चार नियम कर लिए कि साइन इनवर्स का जो भी मान आएगा वो -90 से +90 के बीच में आएगा। साइन इनवर्स में -x आ जाए तो माइनस बाहर लेके साइन इनवर्स x के बराबर लिख सकते हैं। cos इनवर्स का मान 0 और पाई के बीच में आएगा, और cos इनवर्स में अगर -x आ जाए तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हम tan में परिभाषित करें, वो भी वास्तविक में परिभाषित होता है। जब इसका ग्राफ बनाएं तो आच्छादक तो बनेगा ही हमेशा, क्योंकि आच्छादक की कंडीशन को तो हमेशा पास करेगा ही, लेकिन आकेकी की बात रहेगी। हमें पता है कि जब -90 से +90 के बीच में और फिर 180 के लिए लेके चलें, 0 पर तो इसका मान 0 होता है, 90 पर इसका मान अनंत होता है। इस तरह से ग्राफ बनता है इसका हमेशा tan के लिए। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो ये अंतराल बनेगा 360 270 पर भी ये इस तरह से मान प्राप्त होगा। ये ग्राफ बनता है tan का। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ कोई भी x के समांतर रेखा खींच देता हूँ तो ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ अकेकी नहीं रहा। किस अंतराल में? अगर पूरे अंतराल में देखें तो अकेकी नहीं है, दो बिंदुओं पर काट जाएगी। लेकिन मैं अगर इस बात को छोड़ ही दूं, ये पार्ट छोड़ दिया मैंने, अब अकेकी रह गया क्योंकि एक ही बार काट रहा है। चाहे कहीं मर्जी रेखा खींच लीजिए, x के समांतर अगर रेखा खींचेंगे तो ये हमेशा एक ही बार काटेगा, एक ही बार काटेगा तो ये अकेकी हो जाएगा। अगर अकेकी हो गया, आच्छादक था ही हमारे पास, क्योंकि इसका जो मान है वो -अनंत से +अनंत के बीच में हमेशा परिभाषित होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि दिया गया फर्म जो है या tan जो है वो अकेकी और आच्छादक रहेगा जब इसको -90 से +90 के बीच में परिभाषित करते हैं। कुछ इसी प्रकार से कोट के और सेक कोसेक के भी परिभाषित किए जाते हैं। ग्राफ बना के अगर आप परिभाषित करोगे तो बड़ी आसानी से परिभाषित कर सकते हो। मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं कि tan इनवर्स का भी मान -90 से +90 के बीच में रहेगा, और tan इनवर्स -x का मान जब भी ज्ञात करेंगे -tan इनवर्स x लिखेंगे। cot इनवर्स का मान जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा, और cot इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस cot इनवर्स x के इक्वल आएगा। sec इनवर्स -x जो है, x का मान जो है वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, और sec इनवर्स -x जब भी निकालेंगे तो पाई माइनस sec इनवर्स x के इक्वल आएगा। cosec इनवर्स का जो मान होगा वो हमेशा -90 से +90 के बीच में आएगा, और cosec इनवर्स -x का जो मान निकालेंगे तो वो भी हमारे पास -cosec इनवर्स x के इक्वल आएगा। ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। इनकी सहायता से हम आगे वाली प्रश्नावली का जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक किया है उसका कुछ उदाहरण कर लेते हैं हम। जैसे पहला मान है साइन इनवर्स -1/2 का मान पूछा है। नियमानुसार अगर माइनस कोण के रूप में या मान के साथ में आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स हाफ आएगा। अब आपको सारणी याद होनी चाहिए। सारणी के अनुसार हाफ जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, 30 π/6 को लिखा जाता है। उससे पहले एक बार सारणी देख लेते हैं ताकि हमें सारणी याद हो जाए, जिसकी सहायता से हम ये मान निकालेंगे। थीटा 0 30
45, 60, 90, 0, पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 2। सबसे पहले अगर साइन को परिभाषित करें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस को लिखें, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan को लिखेंगे, इन दोनों को भाग देके लिखा जाता है, 1/√3, 1/√3 अनंत। कोट को अनंत, √3, 1/√3, 0। सेक कॉस का उल्टा होता है, 1, 2/√3, √2, 2 अनंत। और कोसेक को जब निकालेंगे तो अनंत, 2 √2, 2/√3, 1। अब हमने 1/2 मान देखना था। साइन में 1/2 मान π/6 पर आ रहा था, माइनस में था, माइनस उस नियम के अनुसार आ गया, -1/2 आ गया, π/6 पर आ गया। इसी प्रकार अगर हमें ये पूछ लिया जाए tan इनवर्स -√3, नियम के अनुसार इसको -tan इनवर्स √3 लिखेंगे और -√3 π/3 का मान है, इसको लिखा जाएगा माइनस का π/3। एक और सवाल ले लेते हैं, सेक इनवर्स √2 दे दिया जाए सीधा ही। अब सेक इनवर्स √2 का मान कितना होगा, सेक में √2 मान सीधा धनात्मक मान है, इसलिए π/4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। और भी अगर मान निकालेंगे, सभी मुख्य मान कहलाते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1 ले लिया जाए तो साइन इनवर्स 1 किसका मान है, सीधा π/2 का। फिर अगर हम ले लें इसमें cos इनवर्स -1/2, अब cos इनवर्स में माइनस आते ही ये नियम लागू होगा, पाई में से घटा के लिखेंगे इसको। अगर पाई में से घटा के लिखेंगे cos इनवर्स -x बन जाएगा एक तरीके से, तो इसको लिखा जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसका मान है, cos के अंदर 1/2 है 3, π/3 का, तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे, हल करेंगे 2π/3 आ जाएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स -√2 आ जाएगी। अब सेक इनवर्स -√2 का मान, सेक इनवर्स में माइनस आ रहा है, सेक इनवर्स में माइनस क्योंकि 0 से पाई के बीच में आना चाहिए था, माइनस पहले नहीं ले सकते, इसमें हमें पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। अब सेक इनवर्स में √2 किसका मान है, सेक इनवर्स में √2 π/4 का, और पाई में से π/4 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 1π/4 आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर हमें कोसेक इनवर्स -1 दे दिया जाए, अब कोसेक इनवर्स -1 देखें तो हमें पता है माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का कोसेक इनवर्स 1 लिखेंगे, और कोसेक इनवर्स में 1 किसका मान आ रहा है, π/2 का, तो इसका उत्तर कितना आ गया, -π/2। इस प्रकार से हम इन दोनों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रतिलोमी वक्रीय फलन के बारे में किया था, और उसमें हमने परिभाषित किया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कब परिभाषित किया जाता है, उसका प्रांत और सहप्रांत क्या रहता है, और अगर कोई भी मान माइनस में आ जाए तो उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी की। आज हम उसी में कुछ और सूत्र करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास साइन ऑफ साइन इनवर्स x आ जाए तो उसको x लिखेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आ जाए तो भी x,
इसी प्रकार tan ऑफ tan इनवर्स x आ जाए तो भी इसको डायरेक्ट x ही लिखा जाएगा। इसी में दूसरा पार्ट है कि अगर sin इनवर्स ऑफ sin थीटा आ जाए तो उसको थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा का मान -90 से +90 के बीच में है। अगर ये क्योंकि कल भी परिभाषित किया था sin इनवर्स का जो भी मान आएगा वो हमेशा -90 से +90 के बीच में आएगा। अगर ये -90 से +90 के बीच में नहीं है तो हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में ये जो थीटा हमारे पास वैल्यू है उसको हमें बदलना पड़ेगा, -90 से +90 के बीच में बनाना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाए sin इनवर्स ऑफ sin 2π/3। अब sin 2π/3 90 से ज्यादा हो गया। अगर 2π/3 का मान 90 से ज्यादा है तो पहले इसको π/2 से छोटा बनाएंगे और π/2 से छोटा बनाने के लिए sin इनवर्स ऑफ इसको लिखा जा सकता है π - π/3। अगर π - π/3 लिखेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया और दूसरे चतुर्थांश में पाई में से अगर कुछ घटाते हैं दूसरे चतुर्थांश के अंदर यानी sin π - थीटा करते हैं तो sin थीटा के बराबर आता है। अगर sin थीटा के बराबर होता है तो इसको sin π/3 लिख सकते हैं। अब sin इनवर्स से sin ऑपरेट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सीधा π/3 आएगा। अगर आप sin इनवर्स sin 2π/3 को 2π/3 लिख देते गलत हो जाता वहीं पे। एक नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है ये इस प्रकार का सवाल। हमें ये याद रखना है कि sin इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में आता है तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो -90 और +90 के बीच में ही आनी चाहिए। नहीं आ रही परिवर्तित करोगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का। मान लो आपको दे दिया जाए sin इनवर्स ऑफ sin 5π/3। अब 5π/3 करें, 5π/3 कितना हो गया? लगभग 300 ही हो गया डिग्री में अगर बात करें तो। अगर 300 हो गया तो ये तो 90 और -90 से तो बड़ा आ गया। बदलेंगे इसको। बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं? हमें पता है 300 जो होता है वो 360 में से घटा के लिखा जा सकता है, यानी 2π - π/3 लिखा जा सकता है। अब 2π - π/3 कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? 2π। ये पूरा एक चक्कर 2π का होता है। यहां से इसमें से π/3 घटा रहे हैं, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे चतुर्थांश में sin का जो मान होता है वो किस में रहता है? माइनस में। cos धनात्मक रहता है, sin ऋणात्मक रहता है चौथे चतुर्थांश में। अगर माइनस में रहता है तो इसको लिखा जाएगा sin इनवर्स ऑफ -sin π/3। नियमानुसार sin इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर लिख दिया जाता है, ये बन जाएगा sin π/3। और अब अगर ऑपरेट करेंगे -π/3 तो आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करते हुए मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार इसी में हमारे पास जो टॉपिक आता है cos इनवर्स cos थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होगा। कब? जब थीटा का मान 0 और पाई के मध्य है तभी ये संभव है। तो सारे के सारे तल जो मैंने परिभाषित किए थे sin इनवर्स cos इनवर्स वो उसी के अनुसार परिभाषित हो रहे हैं। अगर ये कोण 0 और पाई के बीच में है तो सीधा थीटा लिख देंगे, और अगर 0 और पाई के बीच में नहीं है तो बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? जैसे इसमें बदल रहे हैं हम बार-बार। जैसे आपके पास आ जाए cos इनवर्स cos 5π/3, हल करेंगे cos इनवर्स क्योंकि ये फिर से 300 डिग्री पाई से तो बड़ा हो गया, पाई से बड़ा हो गया तो इसको वही 2π - π/3 लिख देंगे। 2π में से π/3 घटाएंगे, 5π/3 बचता है। 2π माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में cos का मान प्लस ये रहता है cos π/3 बन जाएगा। रिजल्ट निकालेंगे π/3, तो इसका आंसर π/3 आएगा, न कि 5π/3। अगर डायरेक्ट 5π/3 लिख दिया उत्तर गलत हो जाएगा। इसी में tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ जाए तो वही थीटा
थीटा का मान -90 से +90 के बीच में होना जरूरी है। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का मान थीटा 0 smaller than equal to theta smaller than equal to pi, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू थीटा, थीटा का मान 0 से पाई के बीच में, और cosec इनवर्स cosec थीटा का मान -90 से +90। ये हम एक नंबर का सवाल इस पर आधारित बनता है बोर्ड एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हमें सिर्फ या तो ये सवाल दे दिया जाए या ये सवाल दे दिया जाए या ये सवाल दे दिया जाए, इस प्रकार से किसी भी पार्ट में दिया जा सकता है। हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या थीटा का मान जो स्पेसिफिक इनकी कंडीशंस है उनके बीच में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, नहीं आता तो बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास cosec इनवर्स cosec π/3 लिख दिया जाए तो हमें पता है cosec π/3 90 और -90 के बीच में है। अगर है तो डायरेक्ट π/3 लिख दिया जाएगा। अगर नहीं होता पाई में से घटा के या 2 पाई में से घटा के जैसे भी व्यवस्थित हो सकता है उस प्रकार से व्यवस्थित करके फिर मान ज्ञात करें। इसमें नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एक प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन में परिवर्तित करना। अर्थात हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे अन्य त्रिकोणमितीय फलन। वो किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो साइन इनवर्स x है और हमें इस साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में परिवर्तित करना। तो साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में परिवर्तित करने के लिए मान लो ये थीटा के बराबर है, तो x का मान sin थीटा मिल जाएगा। हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र पढ़ा हुआ है 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसका अंडर निकालेंगे cos थीटा आ जाएगा। इसका जब मान रखेंगे तो sin थीटा x के बराबर था इसलिए 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा बराबर 1 - x स्क्वायर। इससे थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। थीटा माना था हमने sin इनवर्स x को, तो इस प्रकार से किसी भी sin इनवर्स x को हम cos इनवर्स में बदलने के लिए उसके अंदर की वैल्यू को परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें tan थीटा में बदलना होगा तो tan थीटा में बदलने के लिए हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा का। अब sin थीटा का मान हमने x माना था, cos थीटा का मान निकाला था √1 - x स्क्वायर। अगर हम थीटा बराबर कर दें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर। थीटा sin इनवर्स x लिया हुआ था, इसका मतलब sin इनवर्स x को अगर tan इनवर्स के रूप में रखेंगे तो इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम किसी भी एक त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे त्रिकोणमितीय फलन में बदल सकते हैं। ये तो हमारी लॉन्ग विधि है। नेक्स्ट शॉर्ट विधि का भी उपयोग करेंगे, हम बार-बार इसका उपयोग करना है बदलने के लिए, इसलिए छोटी विधि का भी उपयोग करेंगे। वो छोटी विधि कुछ इस प्रकार से होगी हमारे पास, लघु विधि जिसे कहेंगे कि अगर sin इनवर्स x को हमें cos इनवर्स में बदलना है तो इसके बटे में 1 रखेंगे। हमें पता है sin जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब लंब का जो मान है वो तो x है और कर्ण का जो मान है वो 1 है। आधार ज्ञात कर सकते हैं, आधार जो होगा वो √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। कर्ण कितना है 1, लंब कितना है x का स्क्वायर हो गया। अगर ये मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दें हम तो cos इनवर्स में बदल जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स होता है आधार बटे कर्ण। आधार निकाला आपने 1 - x स्क्वायर और कर्ण 1 था, लेकिन सीधा परिवर्तन हो गया। tan में बदलना है तो tan इनवर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि लंब बटे आधार होता है, लंब का मान x है, आधार का मान √1 - x स्क्वायर निकाला है। तो कोई भी मान है उसको
एक त्रिकोणमितीय फलन से दूसरे त्रिकोणमितीय फलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास आ जाए साइन इनवर्स 3/4 3/5। इसका मतलब ये हो गया कि लंब का मान तो 3 है, कर्ण का मान 5 है, आधार आप निकालो। आधार कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे 4। अब आपको अगर वो कहता है कि कॉट इनवर्स में बदलो तो कॉट इनवर्स क्या होता है? ये लंब बटे कर्ण है, तो कॉट इनवर्स क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना निकाला आपने? 4। लंब कितना है? 3, तो उत्तर आ गया 4/3। कोसेक में बदलना है। अगर कोसेक इनवर्स में बदलना है तो कोसेक इनवर्स क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इसमें? 5। लंब कितना है? 3। यानी अगर अंदर के मान को उल्टा कर देंगे तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में बदल जाएगा और कोसेक इनवर्स किस में बदलेगा? साइन इनवर्स में। इस प्रकार से हम किसी भी एक त्रिकोणमितीय फलन को अन्य किसी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बदल सकते हैं। अगर हम अभी जो हमने मान परिवर्तित किए उसमें साइन इनवर्स को किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में, प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन के रूप में परिभाषित किया। लेकिन अगर हम इसको ना बदलना चाहें, परिवर्तित ना करना चाहें, यानी अंदर वाला जो मान है उस मान को बिना बदले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना हो तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है, सूत्र है, जिसमें ये है हमारे पास कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वो हमेशा ये दोनों बराबर होने जरूरी है, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो जोड़ होगा वो भी हमारे पास किसके बराबर होगा, और sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का जो मान होगा वो भी हमारे पास। हल कर लेते हैं। मैं पहले पार्ट को हल करके बता देता हूँ। माना साइन इनवर्स x जो है वो a के बराबर है या थीटा ले लीजिए, तो x जो होगा वो साइन a के बराबर होगा। इसको हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस a करेंगे तो sin थीटा होता है। ये cos इधर आके cos इनवर्स x में बदल जाएगा बराबर 90 माइनस a। ये माइनस का a इधर आएगा तो प्लस का a बदल जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2। और a हमने माना था sin इनवर्स x को, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान क्या होगा? इस प्रकार से हम sec और cosec को भी बदल सकते हैं। ये हमारे पास इसमें tan इनवर्स और cot इनवर्स के लिए भी, sec इनवर्स और cosec इनवर्स के लिए भी काम में आएगा। अगर ये दोनों मान समान हैं तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं। और कई बार सवाल आ जाता है sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान क्या होगा? निश्चित है ये दोनों मान जब बराबर होंगे तभी ये π/2 के बराबर आएगा। इसका मतलब x का मान सीधा कितना होगा? 1/2, उत्तर हो जाएगा, सीधा लिखा करेंगे। और आगे जाके इनका तो उपयोग है ही हमारे पास। कई बार ये लिखा जाता है साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना है, ये दोनों बराबर है। साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स बना π/2 का, सीधा हम π/2 लिखेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि अगर साइन और cos के अंदर x बराबर है, और कई बार क्या होता है हमें अंदर का मान न बदलते हुए x को बिना परिवर्तित किए हुए साइन को cos में बदलना पड़ता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हम साइन इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स x या cos इनवर्स x को π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, जिससे sin इनवर्स को cos इनवर्स में और cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदला जा सकता है।
अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस में आ जाए तो ये भी माइनस में हो जाएगा। सत्यापित करते हैं इसको। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स वाई बराबर बी, तो साइन ए का मान x आ जाएगा, साइन बी का मान y आ जाएगा। cos a का मान निकालें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos b का मान निकालें तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें साइन a प्लस b का सूत्र पता है, जो होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। इसमें इस साइन को अगर उधर ले जाएं तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा। साइन a का मान हमारे पास है x, cos b का मान है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, cos a का मान है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन b का मान है y। a हमने माना था साइन इनवर्स x को, b हमने माना था साइन इनवर्स y को, जो बराबर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पहला सूत्र है। इसमें इतना ही अंतर आता है कि अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं तो ये साइन a माइनस b का सूत्र बनेगा, और साइन a माइनस b का सूत्र होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b। इसका मतलब सिर्फ प्लस की जगह पर क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह का उपयोग हो जाता है। जैसा कि अभी हमने किया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर x बराबर y x बराबर y का मतलब है ये दोनों बराबर बढ़ा दें, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पे भी y था उसकी जगह x लिख दिया मैंने। साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x जोड़ेंगे, 2 साइन इनवर्स x बनेगा, और ये दोनों बराबर होने के कारण 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 2 साइन इनवर्स x के लिए सूत्र परिभाषित होगा। इस प्रकार से हम अगर 2 साइन इनवर्स x 2 गुना साइन इनवर्स x आ जाएगा तो उसको साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक और सूत्र बनता है, वो भी मैं बता रहा हूँ इसी में, कि 3 साइन इनवर्स x आ जाए तो वो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होता है। ये कैसे बना? अगर हम साइन इनवर्स x को a मान लें तो इसका मतलब साइन a जो होगा वो x हो जाएगा। साइन 3a का जो सूत्र होता है वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के बराबर। अगर इसमें मान रख दें, इस साइन को इधर ले जाएं तो 3a बराबर साइन इनवर्स 3 साइन a का मान x है, ये x क्यूब हो जाएगा। a हमने माना था साइन इनवर्स x को, तो 3 साइन इनवर्स x का सूत्र बन गया साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये दो सूत्र हम इसमें और परिभाषित कर रहे हैं, एक तो 3 साइन इनवर्स x और एक 2 साइन इनवर्स x क्यूब। मेन सूत्र वही है, उससे ये बना हुआ है, और ये साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला था उससे। इन सभी जो भी सूत्र बन रहे हैं उनका दोनों तरफ उपयोग किया जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, अगर इस रूप में दिया हुआ तो इस रूप में लिखेंगे, रिवर्स करेंगे हम। सवाल में कई बार ये भी मिल सकता है, उसको ये लिखा जाएगा। अवकलन और समाकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलन समाकलन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हमें करनी जरूरी थी प्रश्नों में, इसके बिना अवकलन समाकलन होना संभव नहीं है।
अगर हमें अवकलन का कहेगा, इसका अवकलन कहता है, हमें सूत्र याद होना चाहिए कि इसको 3 sin इनवर्स x लिख सकते हैं। sin इनवर्स x का अवकलन सीधा सा सूत्र है जो मान रख दिया जाएगा। तो ये हमें सूत्र याद रखने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने sin इनवर्स x और sin इनवर्स y के लिए फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ उसी प्रकार से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए भी सूत्र है जो है cos इनवर्स ऑफ xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। जैसे अभी sin के लिए सत्यापित किया था वैसे इसको सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ माइनस का आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। सूत्र वही है, माना cos इनवर्स x बराबर 1 तो x बराबर cos 1 और cos इनवर्स y बराबर b तो y बराबर cos 2। इससे cos a प्लस b का सूत्र लिखें तो ये बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ से a प्लस b का मान निकालें तो cos इनवर्स cos a का मान x है, cos b का मान y है, sin a का मान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और sin b का मान अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। a हमने माना था cos इनवर्स x को, b हमने cos इनवर्स y को, तो ये cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। माइनस का अगर चिन्ह लेंगे तो cos a माइनस b का सूत्र लगेगा, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, उसके अनुसार वो परिवर्तित हो जाता है। इसी में अगर x बराबर y रख दें तो 2 cos इनवर्स x बनेगा और यहाँ पे जब आप इसको हल करोगे तो इसका एक सूत्र बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी cos इनवर्स में 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो उसको 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं। और अगर 2 cos इनवर्स x आता है तो उसको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। जैसे sin 3a का सूत्र लिखते हुए हमने 3 sin इनवर्स x का सूत्र बनाया था, कुछ उसी प्रकार से 3 cos इनवर्स x का भी सूत्र बनता है जो हमारे पास बनेगा cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x। उल्टा होता है इसमें क्योंकि cos 3a का सूत्र होता है 4 cos³ माइनस 3 cos a, वही हमारे पास इसमें प्रकाशित हो जाएगा। ये हमारे लिए कोसाइन के सूत्र रहते हैं।